Hello students, hi, welcome back to my channel Learning with Divya. My name is Divya Mishra and आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फूड कंटामिनेशन एंड फूड पॉइजनिंग। आप फूड कंटामिनेशन बोलिए और फूड पॉइजनिंग, ठीक है। मतलब आज हम भोजन विषाक्तता की बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा फूड जो है वो पॉइजनस हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। उसमें कैसे हम बोल सकते हैं कि ये खाना हमारा खराब है या इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग कॉज हो गई, मतलब कोई बीमारियां हमें कॉज हो गई। तो आज का टॉपिक इससे रिलेटेड है, आपके ये फूड्स एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक है। आई होप मैंने अभी तक आपको जितने भी न्यूट्रिशन के टॉपिक पढ़ाए हैं वो सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है मोस्टली सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। फूड अडल्ट्रेशन बचता है, वो भी मैं आपको करा दूंगी। ओके, तो चलिए आज हम फूड पॉइजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं फूड कंटामिनेशन और फूड पॉइजनिंग। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि फूड पॉइजनिंग होती क्या है। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड पॉइजनिंग। क्या है भोजन विषाक्तता, इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप भोजन विषाक्तता, है ना, भोजन का विषाक्त हो जाना, ऐसे ही लिखेंगे विषाक्तता। कुछ गड़बड़ लिखा है, इसी ता में बनता है ना, कहाँ ऐसे ही कुछ होता है, पता नहीं कैसे लिखते हैं। प्लीज ऐसे लिख लेना, लाइक दिस, प्लीज इसको सही से लिख लेना। भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग के बारे में आप जानेंगे। तो फूड हमारा कई कारणों से जो है वो पॉइजनस हो सकता है, जहरीला बन सकता है। जैसे कैसे, जैसे कि बाहर से धूल, मिट्टी, वायु, हवा, ये सब गंदे हैं, इसमें बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपका फूड खुला पड़ा हुआ है या आपने ऐसी जगह से कहीं से कुछ खा लिया जहां पर खुले में पड़ा है, मक्खियां भिनक रही हैं उसके ऊपर डस्ट जा रही है, गंदगी जा रही है और आपने उस फूड को कंज्यूम कर लिया, तब भी आपके अंदर पॉइजनिंग आ सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है आपको। वो भोजन आपका विषाक्त हो गया। एक तो वो भोजन आपका विषाक्त हो गया, वो भोजन आपका खराब हो गया, प्लस आपने उसको कंज्यूम कर लिया, तो आपके अंदर क्या कॉज हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग कॉज हो जाएगी। मतलब उस फूड की वजह से, उस फूड में जो विषाक्त था, जो विष था, जो पॉइजन था, उसकी वजह से आप बीमार हो गए, उसको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कारण हो सकता है। एक वो भोजन खुद ही खराब है, मतलब आंतरिक रूप से जो है वो विषाक्त है, वो खराब है और फिर भी आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। लाइक जैसे मशरूम की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, लेकिन हर स्पीशीज तो मशरूम की नहीं खा लेते ना, जो लोग मशरूम कंज्यूम करते हैं। सबसे सिंपल भाषा में जो आलू होता है उसका जो हरा भाग होता है वो बोला जाता है कि इसको फेंक दो, इसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए फिर भी आप अपने फूड में, अपने खाने में वो हरे भाग वाला आलू भी कंज्यूम कर रहे हैं और ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, तब भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको पॉइजनिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। आपके अंदर फूड पॉइजनिंग कॉज हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फूड पॉइजनिंग है या भोजन विषाक्तता है, भोजन का दूषित हो जाना कई कारणों से होता है। इसमें दो कारण हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम बाह्य कारण, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो आपके फूड को पॉइजनस बना सकते हैं, और एक हम पढ़ेंगे इंटरनल फैक्टर, आंतरिक कारण क्या हो सकते हैं जो आपके फूड को पॉइजनस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और है, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको मैराथन्स में ऑलरेडी कंप्लीट कराए हुए हैं। मैंने एक आपको ओवरव्यू तो मैराथन्स में दिया हुआ है। तो कोई भी मेरे से ये मत बोलो बार बार कि मैम आप प्लीज पांचों सब्जेक्ट्स की कंप्लीट करा दो, पांचों सब्जेक्ट कंप्लीट करा दो। मैंने पांचों सब्जेक्ट की मैराथन आपको दे रखी है और उसमें जितना हो सकता था उतना मैंने पोर्शन कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा जैसे मुझे लगता है क्वेश्चन बन सकता है, वो एक एक टॉपिक मैं आपको अलग पढ़ा रही हूँ। ओके, तो आप लोग एक बार मैराथन वीडियो देख लो, आपके पास पूरा आपके पास आ जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक को देखना है। मुझसे उसमें काफी सारे टॉपिक्स छूट भी गए हैं तो मैं वो पढ़ा रही हूँ अलग अलग। ओके, हालांकि इसकी बात मैं कर चुकी हूँ। तो इतनी चीज समझ में आ गई। मैं कहाँ पर थी, फूड कंटामिनेशन, फूड पॉइजनिंग का आपको मतलब समझा रही थी कि भाई भोजन जो है वो आपका कई कारणों से दूषित हो सकता है। भोजन का दूषित होना ही भोजन विषाक्तता कहलाता है। फिर वो जल के कारण हो कि आपने गंदे पानी में खाना बना लिया या खुले में खाना डाल दिया, उसके ऊपर मक्खी भिनक रही है, उसके ऊपर धूल पड़ रही है ना, डस्ट पड़ रही है, तो कितने भी कारण हो सकते हैं। एक और मुख्य कारण हो सकता है कि वो फूड खुद में ही खराब है और फिर भी आपने उसको बना दिया, ठीक है। तो चलिए अब मैं पहले आपको फूड पॉइजनिंग के कारण बताती हूँ। फूड पॉइजनिंग के आपके दो कारण हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग के आपके दो कारण हैं, आप उन्हें लिखेंगे, नोट्स बना सकते हैं आप अपने। Causes of food poisoning.
लेट मी चेक द स्पेलिंग ऑफ पॉइजनिंग, POISIO। ऑलवेज ये गड़बड़ मुझसे होती है, SOI हो जाता है, SIONING, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, क्या क्या कारण है भोजन की विषाक्त होने के, भोजन के दूषित होने के कारण पढ़ेंगे हम। देखिए 2 कारण होते हैं मेन आपके भोजन के विषाक्त होने के। एक होते हैं आपके, नंबर 1 आप लिखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, जिसको आप हिंदी में लिखेंगे बाह्य कारण। ठीक है, बहुत कठिन है हिंदी लिखना, चलो फिलहाल मुझे लग रहा है मैंने सही लिखी है, बाह्य कारण। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स या फैक्टर जिसे आप बोलते हैं आंतरिक कारण, आंतरिक कारक या कारण, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं आपको 2 कॉजेस पढ़ाऊंगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड आपके इंटरनल फैक्टर्स। जब भोजन आपके बाह्य कारकों की वजह से दूषित हो जाता है या उसमें विष उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे फैक्टर्स को हम बाह्य कारक बोलते हैं। ठीक है, जब भोजन आपके खुद के अपने आंतरिक स्वरूप के कारण विषाक्त हो रहा है, जैसे मैंने बात करी आलू का हरा भाग, ठीक है, वो उसकी खुद की खराब प्रॉपर्टी है ना, कि वो आलू का हरा भाग हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उसकी खुद की खराब प्रॉपर्टी है, लेकिन तब भी आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आंतरिक कारकों में आ जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करेंगे, इसको मैं रब कर रही हूं। सबसे पहले मैं आपको एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ाती हूँ। भोजन के बाह्य कारक क्या क्या हो सकते हैं भाई? देखिए क्या क्या कारक हो सकते हैं भोजन के बाह्य। मिट्टी, पानी, हवा से आपका भोजन क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है। मिट्टी, पानी, हवा में मौजूद क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं सूक्ष्म जीवाणु को, जिन्हें आप नग्न आंखों से नहीं दिख सकते। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिवीजन करते हैं ना, तो बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवाणु है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बाह्य कारणों में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा या बोल सकते हैं बैक्टीरिया के द्वारा आपके फूड क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू। तो बैक्टीरिया कहां से आया? भोजन से आया होगा। भोजन में कहां से आया? जल से आया होगा या वायु से आया होगा। इन 2 जगह तो आपके बैक्टीरिया है। वातावरण में बैक्टीरिया है, आपके हवा से आ गया, या आपने गंदे पानी में खाना बनाया उस वजह से बैक्टीरिया आ गया। तो बैक्टीरिया के कारण आपके जो है फूड खराब हो सकता है। तो ये बाह्य कारण हो गए ना, बाह्य कारण हो गए ना। दूसरा आपके हो सकता है वायरस। थर्ड लिखिए पैरासाइट। पैरासाइट मतलब यही कृमि वगैरह नहीं होते हैं, कृमि, गोल कृमि, टेप कृमि, तो ये कृमि पैरासाइट। और फोर्थ आप लिखिए टोमेन टॉक्सिसिटी। टोमेन टॉक्सिसिटी लिखिए इसको, इतना पहले इतना लिखिए, टोमेन की स्पेलिंग क्या रहेगी? PTOMANE, बिल्कुल सही लिखिए। टॉक्सिसिटी लिख सकते हैं या पॉइजनिंग भी लिख सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं टोमेन विषाक्तता, ऐसे लिखेंगे, टोमेन विषाक्तता। ठीक है, लिख लीजिए। ये 4 कारक हैं, 4 बाह्य कारण हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके फूड को क्या बना रहे हैं? पॉइजनस बना रहे हैं, विषाक्त बना रहे हैं। बाह्य कारक मतलब बाहरी कारणों से वजह से आपका फूड खराब हो रहा है। आप खुले में खाना रख रहे हैं तो हवा लग रही है, या आपने गंदे पानी में खाना बना लिया है ना, किसी भी कारणवश धूल, मिट्टी, हवा, पानी की वजह से आपका फूड कैसा हो रहा है? पॉइजनस हो रहा है, खराब हो रहा है। फिर आप उसको खा रहे हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग कॉज हो रही है। तो उसमें सबसे पहला होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा जब फूड खराब होता है तो 4 प्रकार के बैक्टीरिया मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी जो फूड को पॉइजनस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल ये 4 ही होंगे, और भी हो सकते हैं, तो आप लिख लीजिएगा अगर आपको मिलते हैं तो वो 4 समूह कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखिए स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई ग्रुप। अब इसको ऐसे ही लिखना होता है हिंदी में। स्टेफाइलोकोकाई को हिंदी में कैसे लिखेंगे? एक तो हिंदी के चक्कर में बहुत मुझे जो है परेशानी हो जाती है, लिखना पड़ता है। स्टेफिलो, हिंदी में ये ऐसे ही लिखा हुआ है,
कोकाई, ठीक है, समूह, स्टेफाइलोकोकाई ग्रुप। ओके, सेकंड लिखिए साल्मोनेला ग्रुप। साल्मोनेला ग्रुप। ओके, फोर्थ लिखिए क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम वेल्काई। फोर्थ लिखिए क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, बोट्यूलिनम, बोट्यूलिनम लिखिए ऐसे। लेट मी चेक, सब दिख रहा है ना सबको? हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, यहां पर शिगेला भी आ सकता है, शिगेला भी लिख सकते हैं आप, शिगेला भी बैक्टीरिया है ना, लिख लीजिए। तो मैंने आपको 5 बता दिए, ठीक है। स्टेफाइलोकोकाई ग्रुप, स्टेफाइलोकोकाई समूह हो सकता है। बैक्टीरिया को आपको पता है बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, कोकाई शेप में होते हैं, बैसिलस शेप में होते हैं, रॉड लाइक शेप होती है, ठीक है, अलग अलग शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। साल्मोनेला ग्रुप से आपके फूड पॉइजनस हो सकता है। साल्मोनेला ग्रुप बताऊंगे अभी मैं आपको। क्लॉस्ट्रीडियम वेल्काई होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम होता है, ठीक है, एंड शिगेला होता है, जो कि आपके कच्ची सब्जियों में और आपके सैलेड में पाया जाता है, शिगेला, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम लिखिए, ये डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ, अर्थात जो कैंड फूड होते हैं ना आपके, कैंड फूड, कैंड आपके ये आते हैं कैन किए हुए। स्टेरलाइजेशन के 2 प्रोसेस होते हैं, कैनिंग एंड बॉटलिंग। तो कैनिंग में क्या होता है, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ, जैसे मांस आता है डिब्बे बंद भोज्य पदार्थ में, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक रसगुल्ला वगैरह खाते हैं सब लोग, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ होते हैं। तो अगर ये खराब हो गए हैं, इनकी एक्सपायरी आ गई है और ये फूड खराब हो गया है, ठीक है, इसमें से बदबू आने लग रही है, या मान लीजिए कल परसों एक्सपायर हुआ, आपने सोचा रहे अभी कल ही परसों तो एक्सपायर हुआ है, चलो खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके एक्सपायरी डेट के अलावा उस कभी भी फूड को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। हमेशा फूड की एक्सपायरी डेट देखकर ही फूड लेना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपने उसको कंज्यूम कर लिया धोखे में भी, तो क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो होता है वो डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में पाया जाता है और ये आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे पैरालिसिस हो सकता है। क्या हो सकता है, पैरालिसिस तक हो सकता है पेशेंट में। पक्षाघात बोलते हैं पैरालिसिस को, पक्षाघात। पैरालिसिस मतलब ये मतलब ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है ना, ये वर्स्ट कंडीशन है। पहले तो क्या होता है, पहले सबसे पहले उल्टी आना शुरू होती है, चक्कर आना शुरू होता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। फूड पॉइजनिंग के ये नॉर्मल बेसिक से लक्षण है। जब कभी फूड पॉइजनिंग होती है तो आपको वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना, वॉमिटिंग है, आपके सिर में दर्द है, आपको चक्कर आना है, तो नोजिया, वॉमिटिंग, हिजीनेस, इस तरीके से आपको कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी। ये तो बहुत ज्यादा वर्स्ट है कि नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट हो गया या आपके पैरालिसिस हो गया। डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में आपके क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो है ये आपके पाया जाता है, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम वेल्काई अभी पढ़ाया मैंने आपको लास्ट, ये आपके बासी भोजन में पाया जाता है, बासी भोजन। अब आप 2 दिन रखा खाना खाएंगे तो वो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है, वो आपके अच्छी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए। तो हमेशा खाना में कैसा खाना चाहिए, ताज़ा खाना चाहिए, और गर्मियों में तो बिल्कुल ताज़ा खाना चाहिए, कभी भी रखा हुआ बासा खाना नहीं खाना चाहिए। तो बासी भोजन में आपके क्लॉस्ट्रीडियम वेल्काई जो है ये बैक्टीरिया होता है और ये आपके फूड को पॉइजनस बना देता है। अगर आप इसे खा लेते हैं तो आपका फूड पॉइजनिंग कॉज हो जाती है और इसमें भी आपको वही उल्टी, चक्कर, बुखार, सिर दर्द, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। साल्मोनेला से आप सब परिचित हैं, साल्मोनेला ग्रुप। साल्मोनेला टाइफी का नाम तो सबने सुना होगा, साल्मोनेला टाइफी, जो कि आपके टाइफॉइड कॉज करता है ना, टाइफॉइड कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड आपके बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और टाइफाइड आपके भोजन और जल दोनों से होने वाली बीमारी है, ठीक है, भोजन तथा जल दोनों से होने वाली बीमारी है, दोनों से फैलती है। तो समझ में आ गया कि स्टेफाइलोकोकाई समूह ये आपके दूध वगैरह में मिल सकता है और ये बहुत तेजी से ये बैक्टीरिया जो है आपके बॉडी के अंदर ग्रो करता है, स्पेशली आपके स्टमक में, स्टमक मतलब पेट में, और आंत की दीवारों पर असर करता है, आंत की दीवारों पर असर करता है। चलो
रिवाइज करा देती हूँ, हालांकि खिचड़ी बन गई है बिल्कुल यहाँ पर, बट कोई बात नहीं है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको फूड पॉइजनिंग के कारण बताए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि बाह्य कारणों से आपका फूड खराब हो रहा है। बाह्य कारण मतलब एक्सटर्नली आपके फूड में आके कुछ मिल गया, एयर के थ्रू बैक्टीरिया आ गए, वाटर के थ्रू बैक्टीरिया आ गए, या आपने गंदे हाथों से खाना बना लिया, ठीक है। आपका फूड तो ठीक था, बट आपका हो सकता है कुकिंग मेथड गलत हो, आपका हो सकता है कि कुकिंग करने का तरीका सही नहीं है, आपने गंदे हाथों से खाना बना लिया, गंदी जगह पे खाना बना लिया, या खुला हुआ रखा खाना खा लिया जिसपे मिट्टी लग रही है, धूल लग रही है, ठीक है, पानी गंदा चला गया, जिस वजह से आपके फूड क्या हो गया है, पॉइजनस हो गया। तो बाह्य रूप से फूड को पॉइजनस करने वाले कारकों में आते हैं बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एंड टोमेन टॉक्सिसिटी। अभी बताऊंगी व्हाट इज टोमेन टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बैक्टीरिया को समझाया है कि अगर मैं बैक्टीरिया की बात करती हूं आपसे, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, जिसमें मैंने आपको स्टेफाइलोकोकाई ग्रुप के बारे में बताया। स्टेफाइलोकोकाई आपके दूध है, एक सेकेंड रुकिएगा, दूध ही है, हाँ दूध है। इस समूह के बैक्टीरिया जो हैं ये आपके बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और ये आपके दूध का अगर अच्छे से पाश्चराइज नहीं किया है, या आपने अपने घर में दूध को अच्छे से नहीं बॉयल किया है, तो ये बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होता है, और ये आपके बैक्टीरिया क्या कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं दूध में ही हो, ये बैक्टीरिया आपके मनुष्य के फुंसी, घाव, बहते हुए कान, गंदी जगहों पर भी पाए जाते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया है, एयर में प्रेजेंट है, गंदी जगहों पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपने दूध वगैरह को अच्छे से बॉईल नहीं किया है, तो स्टेफाइलोकोकाई समूह का जो बैक्टीरिया अगर होगा उसमें, तो वो ग्रो कर जाएगा, और जो कि है आपकी आंत की दीवार, मतलब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे, स्टमक पे असर करेगा, बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है, और फिर आपको जो है वही लक्षण वगैरह देखने के मिलेंगे, उल्टी, बुखार, जो भी है आपको वमन वगैरह देखने के लिए मिलता है। एंट्रोटॉक्सिन उत्पन्न करता है ये, एक चीज और रह गई थी, स्टेफाइलोकोकाई ग्रुप का जो बैक्टीरिया है एंट्रोटॉक्सिन उत्पन्न करता है। एंट्रोटॉक्सिन मतलब एक विष है, इस विष का क्या नाम है, एंट्रोटॉक्सिन। तो एंट्रोटॉक्सिन को ये जो है खाने में पैदा कर देता है, ठीक है, आपकी बॉडी में, आंतों पर, आपके स्टमक पर बहुत ज्यादा असर डालता है। सेकेंड टाइप मैंने आपको पढ़ाया साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला ग्रुप। तो साल्मोनेला टाइफी जो है, जो टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट है, टाइफाइड को फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो वो इसी ग्रुप से बिलोंग करता है, साल्मोनेला ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली आपको टाइफाइड कॉज होगा, टाइफाइड बीमारी कॉज होगी, है ना। टाइफाइड आपके दूषित भोजन से भी होती है, दूषित जल से भी होती है, लेकिन जब हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको हम जल से होने वाली बीमारी में डालते हैं, क्योंकि हमें दो क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, दो ही हमारे सिलेबस में है, जल से होने वाली बीमारी और वायु से होने वाली बीमारी। तो जल से होने वाली बीमारी में हम हैजा पढ़ते हैं, टाइफाइड पढ़ते हैं, ठीक है। वायु से होने वाली बीमारी में हम टीबी पढ़ते हैं, खसरा पढ़ते हैं, चेचक पढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो टाइफाइड आपके दूषित भोजन, जल, दोनों से फिलहाल होती दोनों से है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको कैटेगरी पढ़ाई क्लॉस्ट्रीडियम वेल्काई। वेल्काई के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बासी भोजन में पाया जाता है, बासी भोजन में पाया जाता है, और ये अल्फा और थीटा नामक विष उत्पन्न करता है। कहाँ लिखूं, अब यहीं लिखती हूँ, फिर अभी बता दूंगी, ठीक है, जब रिवीजन करवाऊंगी। अल्फा और थीटा नामक विष उत्पन्न करता है ये फूड में। अल्फा और थीटा नामक विष उत्पन्न कौन करता है, क्लॉस्ट्रीडियम वेल्काई। क्लॉस्ट्रीडियम वेल्काई आपके बासी भोजन में जो फूड रखा हुआ है, काफी दिन का हो चुका है और आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, होता भी है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है। और अगर ये ज़्यादा आपके मतलब ग्रो कर गया है, आपने खराब फूड खा लिया है, तो आपके नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, आपको पैरालिसिस तक हो सकता है, ठीक है। और लास्ट वन इज शिगेला। तो शिगेला आपके कच्चे जो सब्जियां होती हैं, कुछ लोग कच्ची सब्जियां खाना बहुत पसंद करते हैं, कच्ची गोभी बिल्कुल कच्ची काट रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। तो कच्ची सब्जी और सलाद में ये देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सैलेड वगैरह खाना है। ये मत कह देना मैम क्या सैलेड खाना छोड़ दे, खाना है अच्छे से उसको वॉश वगैरह कर लो, है ना। सैलेड को अच्छे से वॉश करके फिर कट करके खाइए। तो ये हमने बात करी है अभी बैक्टीरिया की केवल, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपने लिख तो लिया ही होगा, इतनी देर से मैं आपको बोल रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूंगी, हालांकि लिख लिया होगा आपने, ठीक है। ओके, नाउ द सेकेंड कैटेगरी में आते हैं आपके जो बाह्य कारक हैं, उसमें आता है आपके वायरस। वायरस में देखिए कौन है, वायरस के बारे में हमने बात करी थी। वायरस कभी भी बाहर एयर में आपके मरा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही ये आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कर जाता है वायरस, ये कैसा हो जाता है, ये आपके जिंदा हो जाता है, ठीक है। बॉडी के अंदर आपकी सेल से ही ग्रो करता है, आपकी सेल से खाना लेकर के ये खाता है और ग्रो करता है ना। टोमेन टॉक्सिसिटी,
वायरस की बात करें तो वायरस में आपके दूषित भोजन से होने वाली बीमारी है पोलियो। दूषित भोजन और दूषित जल से होने वाली बीमारी है पोलियो, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा फूड खा लिया है जिसमें पोलियोमाइलाइटिस का वायरस है तो आपके बच्चे को पोलियो होने की संभावना पूरी होती है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, ओपीवी देना है, ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चे को आपको पिलानी चाहिए। समझ में आ गया। पैरासाइट्स में आपकी आ जाती है, पैरासाइट वही गोल कृमि, जो एक कृमि होते हैं ना, कीड़े से हो जाते हैं पेट में पैरासाइट से। तो पैरासाइट्स में आपकी बीमारी आती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि आपके पेचिश कॉज करती है ना, पेचिश डिसेंट्री जिसे आप बोलते हैं, आई थिंक पेचिश कॉज करती है ना। तो पैरासाइट्स की वजह से अब आपने ऐसा फूड कंज्यूम कर लिया है, हम बात कर चुके हैं बाह्य कारणों में क्या होते हैं। बाह्य कारण जल से, वायु से, मिट्टी से आपका फूड क्या हो रहा है, कंटामिनेट हो रहा है, खराब हो रहा है, ओके। तो उसमें कौन कौन से ऐसे बाह्य कारक हो सकते हैं जो फूड को पॉइजनस बना रहे हैं, वो बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वो वायरस हो सकते हैं, वो पैरासाइट्स हो सकते हैं, वो टोमेन टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो बैक्टीरिया में मैंने आपको बता दी कितने सारे बैक्टीरियाज थे जो आपके फूड में प्रेजेंट है, अगर हैं तो वो क्या क्या कॉज कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है आपको। हमने इसकी बात करी वायरस की, अगर वायरल मान लीजिए आप ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें ये वायरस प्रेजेंट है तो भी आपको ये बीमारी देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। कभी कभी बैक्टीरिया की विभिन्न जातियों के अलावा वायरस भी भोजन को विषाक्त बनाने का एक बाह्य कारण है। समझ में आ गया। मनुष्य जानवर के गले आहार तंत्र में उपस्थित रहता है मल के द्वारा। वही चीज है कि गंदी मक्खियां हैं, गंदगी में बैठी हैं, वो मक्खियां आपके फूड के ऊपर आकर के बैठ रही हैं, तो उन्हें थोड़ी पता है कि हमारे पैर में वायरस चिपक गया है। वो फूड उन्होंने आपके वायरस आपके उस पर छोड़ दिया, वो वायरस फूड के ऊपर, और आपने वो फूड कंज्यूम कर लिया। तभी तो कहते हैं खुले में खाना नहीं खाना चाहिए। मान लीजिए कहीं मेले वेले में आप गए हैं, खाना खुले में पड़ा हुआ है, उस पर मक्खियां भिनक रही हैं, वो फूड तो कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, है ना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जैसे बैक्टीरिया फूड को पॉइजनस बना सकता है, वायरस भी फूड को पॉइजनस बनाता है, ठीक। पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट वही है, मनुष्य और जानवरों के आंत में परजीवी कृमि रहते हैं जो कि मल द्वारा बाहर आ जाते हैं। फिर ये जो परजीवी हैं ये आपके मक्खियों के पैरों के साथ इनके अंडे भोजन में प्रवेश कर जाते हैं, और जब स्वस्थ व्यक्ति इस भोजन को करता है तो इस जाति के परजीवी कृमि से पीड़ित हो जाता है, जिसमें आपने पढ़ा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। समझ में आ गया। बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट कैसे हमारी बॉडी के अंदर पहुंच रहे हैं। हमारी मान लो बॉडी के अंदर ही है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसका मल है, और उसके मल से जो है मक्खियां बैठ गई और फिर वो आके आपके फूड के ऊपर बैठ गई, तो भी आपका फूड गंदा हो रहा है। ये तो आप जानते ही है ना। बाह्य कारक तो कुछ भी हो सकते हैं ना, जल, मिट्टी, गंदगी, सब मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ, यही चीज मैं कर रही हूँ। टोमेन टॉक्सिसिटी होती है स्टूडेंट्स जब आप बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस फूड खा लेते हो, ठीक है। टोमेन टॉक्सिसिटी बोलते हैं। टोमेन एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है मृत शरीर। टोमेन एक फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है मृत शरीर, मरी हुई, मतलब डेड बॉडी को बोलते हैं टोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये टॉक्सिसिटी है, इसका कहने का मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस फूड खा लिया है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब ये मत कहना मैम हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन में भी तो नाइट्रोजन है। मैंने क्या बोला है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप ले रहे हैं। प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होती है, आप मान लीजिए 50-60% नाइट्रोजनस फूड खा रहे हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए, और इससे डेथ तक पेशेंट की हो सकती है, हार्मफुल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोमेन टॉक्सिसिटी का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे नाइट्रोजनस फूड से है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इस टॉक्सिसिटी को हम टोमेन टॉक्सिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोमेन टॉक्सिसिटी बोलते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ये थे एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। अभी मैं क्विक रिविजन करा दूंगी, सो डोंट पैनिक, कोई टेंशन मत लेना। हो गया, रब कर रही हूँ मैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात तो हो गई, बाहर से किस तरीके से बाह्य रूप से भोजन को हमारे जो है खराब कर रहे हैं, मक्खियाँ कर रही हैं, मक्खियाँ ही करती हैं, सबसे ज़्यादा मक्खियाँ ही होती हैं जो गंदगी पे बैठती हैं और फिर जाकर के हमारे फूड पे बैठ जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा फूड को ढक कर रखना चाहिए, साफ हाथों से फूड बनाना चाहिए, कभी भी बिना हाथ धोए फूड को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बिना हाथ धोए फूड को बनाना भी नहीं चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए, अच्छे से पकाना चाहिए, है ना। अगर कोई सुखाने वाली चीज़ें तो उन्हें अच्छे से सुखाना भी चाहिए। तो हम इन सब मैथड्स का यूज़ कर सकते हैं। कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग में आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ लिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स आप जान चुके हैं, बाह्य रूप से आपका फूड जो है पॉइजनस हो रहा है। अब आप जानेंगे इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल टॉक्सिसिटी वो होती है
जो फूड के खुद के कारण होती है, ठीक है, वो फूड ही खराब है, फिर भी आपने पका के खा लिया। जैसे हम बात करते हैं आलू का हरा भाग, जो कि सोलामाइन नामक विष उत्पन्न करता है, उसमें सोलामाइन नामक विष होता है। लेट मी चेक, सोलानाइन विष होता है आलू के हरे भाग में, ठीक है, फिर भी आप जानबूझ के उसका हरा भाग काट के खा रहे हैं। या ऐसी प्रजातियां होती हैं मछली की, अब जो लोग मछली खाते हैं उन्हें पता होता है हर मछली तो नहीं खाई जाती है ना, है ना, मछली की कुछ प्रजातियां होती हैं वो खाई जाती है। तो अगर आप जहरीली प्रजाति खा रहे हैं मछली की तो भी आपको जो है टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात, इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं, मतलब आंतरिक कारकों की बात करते हैं, आंतरिक कारकों की वजह से फूड आपका खराब हो रहा है, तो इसमें आपके आता है पौधे व जानवर से विषाक्तता, ठीक है, पौधे व जानवर से विषाक्तता। अब समझिएगा मेरी बात, मैं क्या समझा रही हूं आपको, ठीक है, मैंने क्या समझा, पौधे व जानवर, पौधे मतलब प्लांट्स, जैसे लाइक हम खा रहे हैं ये मेथी है, पालक है, तो इन सब में आपके सोलेनाइन है, आलू में तो पाया ही जाता है, सोलेनाइन विष होता है, और आपके इसके अलावा और भी विष होते हैं, एक सेकेंड देखने देना मुझे, एट्रोपिन है, एट्रोपिन, सोलेनाइन, एट्रोपिन, और आपके होता है स्कोपोलेनाइन, ठीक है, ऐसे विष पाए जाते हैं। अब आपने अच्छे से जो है पौधे, मतलब हम लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जीएलवीज खाते हैं, ठीक है, तो जीएलवीज में मान लीजिए आप खा रहे हैं स्पिनच खा रहे हैं, आपने मूली खाई है, आपने पालक खाई है, आपने मेथी खाई है, और आपने उसको अच्छे से वॉश नहीं किया, अच्छे से उसको जो है साफ नहीं किया, तो ये सारे विष जो होते हैं ये उनके, मान लीजिए ये आप खराब पत्ते आपने खा लिए, जो पत्ते सड़ रहे थे, पीले हो रहे थे, ऐसे पत्तों को आपने खा लिया, तो ये विष वो पत्तों में होता है, ठीक है, और इस विष की वजह से जो है टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है ना। खराब पड़ी है मेथी, उसको बना के खा लिया, मान लीजिए पीली हो रही है, पत्तों में आप देख रहे हैं, आप देख कर तो लेते हैं ना, जब पालक वगैरह लेते हैं कि कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, कीड़ा लगा होगा तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई विष होगा, तो ऐसी चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए। तो वही चीज़ है पौधे व जानवर की अगर हम बात करते हैं तो वही जो मैंने बताई बात आपको कि हर तरीके की मछली तो नहीं खाई जाती ना, तो जो एक मछली है आपके, अगर वो विषैली है या विषैले उसमें आती है कि इस मछली को नहीं खाना चाहिए और फिर भी आपने उस मछली को खा लिया, या आपके वो होते हैं मशरूम होते हैं, है ना, हर मशरूम भी नहीं खाया जाता है कि गए जंगल में देखे मशरूम लगे तोड़ के खाने लग गए, तो ऐसा तो नहीं होता है ना, हर मशरूम भी नहीं खाया जाता है, कुछ मशरूम बहुत ज़्यादा विषैले प्रकृति के होते हैं। तो बाई चांस आपने ऐसी मछली खा ली जो बहुत विषैली है, या ऐसे मशरूम्स खा लिए जो बहुत विषैले हैं, टॉक्सिक हैं, आपके बॉडी को हार्म करने वाले हैं, तो उससे जो विषाक्तता होती है वो आंतरिक कारकों में आती है। वो फूड ही खराब है, वो फूड कह रहा है मुझे मत खाओ मत खाओ मत खाओ, लेकिन फिर भी आप खा रहे हैं। जैसे आलू खा लिया आपने, है ना, आलू का हरा भाग, सबसे सिंपल भाषा तो यही है, आलू का हरा भाग, जो ग्रीन भाग होता है आलू का, ग्रीन कलर का आलू होता है, उसमें सोलेनाइन नामक विष होता है, सोलेनाइन नामक विष होता है, और आपने फिर भी ये खा लिया। वो मना कर रहा है मुझे मत खाओ मैं हरा हूँ, लेकिन फिर भी आपने उसको काट के खा लिया, बना लिया, और ज़्यादा मात्रा में आप कंज्यूम कर रहे हैं। अब आज खा लिया तो ऐसा नहीं आज ही टॉक्सिसिटी हो जाएगी, मान लो धोखे में चला गया तो कोई बात नहीं है। होते हैं बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हंसी आने लगती है। ऐसा नहीं कि आपने आज ही खा लिया तो आज ही आपको टॉक्सिसिटी हो गई, मैम मुझसे धोखे में खा लिया, तो बात अलग है, लेकिन ध्यान रखिए, है ना। अब मान लीजिए आप किसी उसमें गए, रेस्टोरेंट में गए, आपको तो पता नहीं अंदर क्या, उसे पता चला सारे हरे आलू की सब्जी बना के रखी हुई है, तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। आप पढ़ते हैं ना, ये खाना खाने से इतने बच्चे बीमार हुए, ये खाना खाने से इतने बच्चे बीमार हुए, गंदे तरीके से बनाया हो, अच्छे तरीके से ना बनाया हो, तो वो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आंतरिक भाग में जो सबसे पहला था वो क्या था, पौधे व जानवर से होने वाली विषाक्तता। क्लियर हुई, इतनी चीज समझ में आई। दूसरा लिखिए आप, लेड, सीसा जिसे पीबी बोलते हैं ना, लेड। सेकंड लिखिए लेड, पीवी, है ना। लेड का साइन तो होता है पीवी कि मरकरी का होता है, कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिलहाल यहाँ पे लेड ही लिखना है, ठीक है, अभी मत लिखो पीवी। चलो फिलहाल मैं देखो तो चेक कर लूँगी, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ लेकिन गलत नहीं बताना चाहती हूँ। लेड के बारे में लिखिए। तो लेड के बारे में तो आपको पता ही है, इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं मैगी का देती रहती हूँ आपको, कि एक बार मैगी बैन हुई थी। लेड की मात्रा आपके फूड प्रोडक्ट्स में होती है,
अधिकतर फूड प्रोडक्ट्स में लेड की मात्रा होती है। कुछ मात्रा में लेड आपकी बॉडी के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन उसकी जो मात्रा दी हुई है अगर आप उससे ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर आपके शरीर में विषाक्तता उत्पन्न होगी, है ना। आपकी किडनी खराब होने लगेगी, आपके लिवर खराब होने लगेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगेगा। किसकी वजह से? लेड की अत्यधिक मात्रा की वजह से। समझ में आ गया? थोड़ी बहुत मात्रा लेड में आपके हर फूड प्रोडक्ट्स में आपके लेड की मात्रा थोड़ी बहुत होती है। हर फूड प्रोडक्ट मतलब जो भी पैकेज्ड फूड होता है थोड़ी बहुत होती ही होती है। लेकिन अगर उससे ऊपर मात्रा है, जिसमें आपकी मैगी बैन की गई थी, आपको सबको ध्यान होगा मैगी को बैन किया गया था और ये चीज़ बोली गई थी कि उसमें लेड की मात्रा जो होनी चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा ये दे रहे हैं टेस्ट को मेंटेन करने के लिए, तो इसलिए मैगी को बैन किया गया था। ठीक है, तो ये लेड हो गया। लेड है फूड के अंदर प्रेजेंट है, फिर भी आप दनादन मैगी खा रहे हैं, बैन कर दिया है सरकार ने, फिर भी आप दनादन खा रहे हो। ठीक है, तो ये आपको कॉज करेगा। तीसरा पॉइंट लिखिए आप, रेडियो आइसोटॉप्स, है ना, या रेडियो फॉल आउट। रेडियो फॉल आउट लिखिए, रेडियो एक्टिविटी लिख सकते हैं आप। ठीक है, रेडियो फॉल आउट ये क्या होता है? अब मान लीजिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, जगह जगह आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अब इतने ज़्यादा लगने लगे हैं, है ना। तो आप देखते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमेशा शहर से बहुत दूर लगाए जाते हैं, जहां आबादी होती है वहां से बहुत दूर लगाए जाते हैं, क्योंकि बहुत डेंजरस है ना। आप मान लीजिए कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा है या कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है और वहीं आप खेती करने जा रहे हो, वहीं की मछलियाँ पकड़ पकड़ के आप बेच रहे हो, तो उन मछलियों में तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं ये तो बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे ना। क्योंकि अगर मान लो वो जल में रिस्क के आ रही है वो चीज़, जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है या कुछ भी आप समझने की कोशिश करो, तो आसपास की, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यूक्रेन का जो चर्निबोल है, आज भी वहां पर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि वहां जब न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था तो आज भी वहां के रेडिएशंस खराब हैं। ठीक है, आज भी वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा नहीं है। चर्निबोल का, जो यूक्रेन का आपके चर्निबोल का पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जब वो ब्लास्ट हुआ था, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर बहुत एक बड़ी एनर्जी है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो मान लीजिए इसलिए वो शहर से बहुत कोसों दूर लगाए जाते हैं और ज़्यादा लग रहे हैं। आजकल तो इतना थर्मल प्रोडक्शन है, इतना ज़्यादा लग रहे हैं। तो अगर ज़्यादा मात्रा में रेडियो आइसोटॉप्स आ रहे हैं, पानी में आ गए हैं या हवा के थ्रू आपके उस पर फसल पर आ गए हैं, तो वो फसल खराब हो गई ना। पानी में आ गया, मान लीजिए उस पानी में मछलियाँ हैं, तो वो मछलियाँ तो वही पानी पी रही हैं, वही पानी कंज्यूम कर रही हैं, वही पानी का वो यूज़ कर रही हैं सांस लेने के लिए, तो उनमें भी आ गए हैं। मान लीजिए फसल के ऊपर आ गए हैं रेडियो आइसोटॉप्स, फसल के ऊपर है, कोई न्यूक्लियर विस्फोट हो गया, उस वजह से वो फसल भी खराब हो गई और वो फसल आपको बेच दी गई, आपने उसको खा लिया, तो क्या होगा? न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ जो है जिसने उस फूड को खराब कर दिया और आपने उस फूड को कंज्यूम कर लिया, तो भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, ये भी एक कारण है आपके, क्या है, ये भी एक कारण है आपके फूड को टॉक्सिक बनाने का। या जहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पर जाकर के आप खेती कर रहे हैं, हालांकि मना होता है, गवर्नमेंट से बैंड होता है, वहाँ कोई खेती वगैरह करने नहीं जाता, लेकिन एक मतलब एक कारण ये भी है। अब मान लो कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट फट जाए, विस्फोट हो जाए, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है। अब जब चर्निबोल की हादसा हुआ था उसके बाद से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लॉज आए हैं, ध्यान रखा गया है, फिर भोपाल में हो गया था, तो ये सब मतलब ध्यान रखा जाता है। ठीक है, होने को तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये रेडियो आइसोटॉप्स का मतलब कहने का ये है कि कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कहीं पर न्यूक्लियर बम मान लो फट गया या मान लो उसका रिसाव हो रहा है और वही आपके फसल में आ गया, उसी पानी से आपने अपनी फसल जोत दी, उसी पानी में जो मछलियाँ आगे पल गई हैं तो वही मछली उन्होंने आपको बेच के खिला दी, तो आप रेडियो आइसोटॉप्स के शिकार हो सकते हैं, है ना। फिर ये तो विकलांगता पैदा करती हैं रेडियो एक्टिविटीज़ तो। और इसमें फोर्थ पॉइंट हो सकता है रासायनिक क्रिया से फूड का विषाक्त होना। लिखिए, रासायनिक क्रिया से फूड का विषाक्त होना, वो क्या है? रासायनिक क्रिया से फूड का विषाक्त होना, अब आपने फूड को तांबे के बर्तन में रख दिया बहुत देर के लिए, है ना, या पीतल के बर्तन में रख दिया बहुत देर के लिए। अब बच्चे बोलते हैं तो क्या मैम तांबे के बर्तन तो, एक बार मैंने पढ़ाया था तो एक लड़की बोलती है मैम पीतल के बर्तन तो शादी में चढ़ते हैं, है ना, तो पीतल के बर्तनों में खाना नहीं बनता है। अब आजकल आप पीतल के बर्तनों में खाना नहीं बनाते हैं और ना खाते हैं, खाते हैं आज भी खाते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं खाते हैं, लेकिन सही नहीं माना जाता है। ठीक है, अब तांबे के बर्तन में आप दूध खौला रहे हो, ये अच्छी बात थोड़ी है। तांबे के बर्तन में आप खाना रख के खा रहे हो, सब्जी रख के खा रहे हो,
कहने का मतलब ये है कि या प्लास्टिक है, चलो सब कुछ छोड़ो, सबसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक में खाना, गर्म खाना खाने से मना करते हैं, क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस कर देते हैं आपस में, ठीक है। तो इसीलिए कांच के बर्तन और स्टील के बर्तन सबसे उपयुक्त माने जाते हैं खाना खाने के लिए, और खाना बनाने के लिए तो स्टील के बर्तन ही अच्छे माने जाते हैं ऑब्वियसली। बल्कि जो आपके ये होते हैं एल्यूमिनियम, ये भी खराब माना जाता है कि एल्यूमिनियम के बर्तन में भी खाना नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो एल्यूमिनियम है आपके, ये तांबा है, ये पीतल है, ये बर्तन मतलब ये कहते हैं कि ज़्यादा देर के लिए, मान लीजिए आपने फूड इसमें रख दिया, ज़्यादा देर के लिए आप इसमें फूड को स्टोर करके रख रहे हो, पके हुए फूड को स्टोर करके रख रहे हो, तो ये केमिकल रिएक्शंस कर जाते हैं फूड के साथ में, है ना, और आपके फूड को क्या बना सकते हैं? पॉइजनस बना सकते हैं। अब उसमें मैं बहसबाजी तो करूँगी नहीं, एक पॉइंट है तो वो पढ़ाऊंगी ही, कि आप मुझसे कहने लगो मैम तो फिर हम तांबे के बर्तन में तो हम ये करते हैं मैम, हम ये करते हैं मैम, हम पीतल के बर्तन में खाना बनाते हैं, पीतल के बर्तन तो शादियों में चढ़ते हैं। भाई मुझे माफ़ करो, ये पॉइंट है तो मैं ये बताऊंगी, ठीक है। तो कभी कभी प्रैक्टिकली भी समझा करो, बहसबाजी मत किया करो कि ऐसा तो मैम होता है, ऐसा तो मैम होता है ना। अब जब पहले के ज़माने में लोग तांबे के बर्तन में या चांदी के बर्तन में, पीतल के बर्तन में खाते थे, तो आपकी तरह तेल मसाला भी तो नहीं यूज़ करते थे। जो आज के ज़माने में जो लोग ये मैगी फैगी या तेल मसाले से बना इतना फूड खाते हैं, पहले इतना तेल मसाला खाया जाता था। और हम कह रहे हैं हमें क्या पता, है ना, हमने तो एक चीज़ पढ़नी है और हमें एक चीज़ को समझना है, साइंटिफिकली समझना है कि रासायनिक क्रिया भी हो सकती है, हमारा फूड खराब हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा आप जो है तांबे के बर्तन में फूड को रख रहे हैं, बहुत देर के लिए पके हुए फूड को रख रहे हैं। मान लो दूध रख रहे हैं, तांबे के बर्तन में दूध रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए ना। स्टील के बर्तन में दूध को बॉयल करना चाहिए, स्टील के बर्तन में दूध को रखना चाहिए। कांच की बॉटल्स आती हैं दूध रखने के लिए। तो ये मतलब है मेरा कहने का, ठीक है। तो उसको साइंटिफिकली समझेंगे, अपनी जीवन भर की लाइफ सोर्स को ऐड नहीं कर लेंगे कि शादी में पीतल के बर्तन चढ़ते हैं, शादी में चांदी के बर्तन चढ़ते हैं, सबके चढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान से साइंटिफिकली अपनी नॉलेज को यूज करते हुए समझेंगे कि रासायनिक क्रिया हो सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल प्लास्टिक भी है कि भाई प्लास्टिक के बर्तनों में या प्लास्टिक के जो टिफिन वगैरह होते हैं, गरम गरम खाना पैक नहीं करना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस हो सकती है और आपका फूड पॉइजनस हो सकता है। तो यही दो कारण हैं आपके, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। आई होप आई एम क्लियर। एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं रिविजन करा देती हूँ बहुत तेजी के साथ। समझ में आया गाइस? कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग समझ में आए? ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं बहुत तेजी के साथ। फूड पॉइजनिंग क्या है? भोजन का विषाक्त हो जाना। भोजन का विषाक्त मतलब फूड आपका खराब हो गया है, टॉक्सिक हो गया है, खाने योग्य नहीं रह गया है। किस किस कारण से ऐसा हो सकता है भाई? कुछ भी कारण हो सकते हैं, धूल मिट्टी पानी हवा की वजह से हमारा फूड खराब हो गया, या फूड ही खराब था और हमें पता नहीं है और हमने फिर भी पका के खा लिया, है ना। हम ऐसी प्रजाति के मशरूम या ऐसी प्रजाति की मछली खा रहे हैं, या हरा आलू जबरदस्ती खा रहे हैं, हमें पता नहीं है हरा आलू नुकसानदायक होता है, लेकिन अब हमें पता चल गया कि हरा आलू नुकसानदायक होता है, हम नहीं खाएंगे। तो फूड के पॉइजनिंग होने के दो कारण होते हैं, ठीक है। अगर हम फूड पॉइजनिंग की बात करते हैं, भोजन विषाक्तता की बात करते हैं, तो दो कारण होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो दो कारण? एक होते हैं बाह्य कारण, बाह्य मतलब एक्सटर्नली हमारा फूड खराब हो रहा है। एक होते हैं आंतरिक कारण, ठीक है, आंतरिक कारण। बाह्य कारणों से कैसे? बाह्य कारणों से कैसे भाई? हवा से, मिट्टी से, पानी से, ठीक है। हवा है, पानी है, मिट्टी है, धूल है, इससे हमारा फूड क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। मक्खी गंदी गंदी आके हमारे फूड के ऊपर बैठ रही हैं, तो मक्खी आ रही है गंदी है, पानी हवा आ रहा है, तो बैक्टीरिया हमारे फूड में एंटर कर सकता है ना। बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ सकता है, पैरासाइट्स आ सकते हैं, है ना। और आपके मैंने बताया टोमेन जो है आपके टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये सब मैंने आपको चारों पॉइंट बताया इसमें। बैक्टीरिया में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम है, क्लॉस्ट्रिडियम वेल्काई है, स्टेफाइलोकोकाई है, साल्मोनेला टाइफी है, शिगेला है, वायरस में पोलियोमाइलाइटिस है, पैरासाइट्स में एंटामीबेला हिस्टोलिटिका है, ठीक है। और टोमेन टॉक्सिसिटी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस फूड आप खा रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो आपके क्या हो सकता है? वो फूड आपका पॉइजनस है और आपको भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आंतरिक कारण में वो फूड ही खराब है, ठीक है, वो फूड ही खराब है। जैसे कि आलू का हरा भाग, है ना, आलू का हरा भाग, ठीक, या ऐसी कोई आपने मशरूम खा लिया जो विषैला है, या कोई मछली खा ली विषैला है, तो ये आपके हो जाता है पहला पॉइंट, पौधे व जानवरों से होने वाली विषाक्तता, ठीक है। दूसरा आपके बन सकता है लेड। लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा है आपके फूड में, फिर भी आप फूड को खा रहे हो, है ना। तीसरा हो सकता है आपके रेडियो आइसोटॉप्स,
या रेडियो फॉल आउट, मान लो कहीं पर न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया या न्यूक्लियर रिसाव ज़्यादा हो गया और फिर वो खेतों में भी जा रहा है, फिर वो जानवरों के पास भी जा रहा है और वही जानवर आप खा रहे हो, वही खेत का खाना आप खा रहे हो, तो रेडियो फॉल आउट आपके शरीर में भी आ सकता है, आप विकलांग हो सकते हो, है ना। और फोर्थ ऑप्शन हो गया कि केमिकल रिएक्शन कर गया फूड आपका, आपने जिस बर्तन में फूड को बना के रखा, फूड आपका उससे केमिकल रिएक्शन कर गया। तांबे के बर्तन में आपने दूध खौला दिया या रख दिया बहुत देर के लिए, है ना, या आपने कुछ भी जैसे अच्छे नहीं माने जाते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन भी अच्छे नहीं माने जाते हैं आपके खाना बनाने के लिए भी, खाना खाने के लिए भी। सबसे अच्छे बर्तन आपके माने जाते हैं कांच के और स्टील के, है ना, कांच के और स्टील के बर्तनों को अच्छा माना जाता है खाना बनाने के लिए, तो स्टील के बर्तन बहुत अच्छे हैं और खाने के लिए भी कांच के और स्टील के बर्तन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी, बस ये हो गई फूड पॉइजनिंग आपकी, ये टॉपिक आपका खत्म होता है। बाह्य कारक, आंतरिक कारक। अब कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो भाई हमें अपने फूड को ढक कर रखना चाहिए, खाने को साफ तरीके से पकाना चाहिए, हेल्थ एंड हाइजीन के साथ पकाना चाहिए, है ना, हाथों को हमेशा क्लीन करना चाहिए, खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले, फूड को अच्छे से धोना चाहिए, जो भी हम फूड बनाना जा रहे हैं उसको अच्छे से हमें क्लीन करना चाहिए, सब्जी वगैरह को अच्छे से धुलना चाहिए, सलाद वगैरह अच्छे से धोकर साफ करके काटना चाहिए, हमें हमारे बर्तनों को भी साफ रखना चाहिए, जिनमें हम बर्तनों में खाना बना रहे हैं या खाना खा रहे हैं वो हमारे साफ होना चाहिए, हमारा किचन एरिया साफ होना चाहिए। प्लस हमेशा हमें जो है एक्सपायरी डेट को देखकर ही फूड को खरीदना चाहिए, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों को कभी भी इस तरीके से नहीं खरीदना चाहिए, उनकी एक्सपायरी जा रही हो फिर भी आपने उन्हें खरीद लिया, और फूड को जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले ही कंज्यूम कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं, और बाई चांस अगर फूड पॉइजनिंग हो गई तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, अपने तुरंत नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और दवा वगैरह लेनी चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस टॉपिक, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है, फूड पॉइजनिंग के कारण क्या है, कारणों में क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे कैसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हमें क्या करना चाहिए फूड पॉइजनिंग हो जाए, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स, सो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी का एक लेक्चर दूंगी, वो रहेगा आपके ब्रेन के ऊपर, ठीक है। इतना ज़बरदस्त तरीके वाला आपका वो क्लास होने वाला है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी आपके ब्रेन से कि ब्रेन डेवलप कैसे होता है, मतलब ब्रेन बनता कैसे है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे एनाटॉमी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं उससे, और जिनका पेपर है LT PGT या DSSB का नेट का वो भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपको पसंद आएगा। डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर, एंड ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। बाय बाय।